तो लगेगा आपको कि भाई इसके आंसर होगा, नहीं मेरे दोस्त, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट दिया होगा। तो भाई हिस्ट्री का यही मतलब होता है कि इतना आपको सोर्स बेस दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे जो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ना इन्होंने कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन जैसे लॉर्ड मैकेंजी, विजयनगर साम्राज्य हो गया और उसके बाद में क्या क्या था, हड़प्पा सभ्यता हो गया, इस तरह की चीज़ें, सूफी संत, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। इसके अंदर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई भाइयों। मेरे भाई क्लास 12th में जो आप लोग का हिस्ट्री का पेपर है, जो आप जानते हो कि 16 तारीख को आपका पहला हिस्ट्री का मिड टर्म का पेपर है, दैट मीन्स कि पेपर तो आपको 27 से ही है। पॉलिटिकल साइंस का जो भी पेपर है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जाकर उसे चेकआउट करो। जो प्रीवियस ईयर में, जो पिछली बार मिड टर्म के जो पेपर आए थे, सेम पेपर आपके सामने अभी डिस्कस होगा। मेरे भाई हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। यहाँ से आपको एक क्लैरिटी पता चल जाएगी कि एक्चुअल में आपके पेपर कैसे आने वाले हैं। अगर आपके पास हिस्ट्री है तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, आप लोग के पास ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको एक आइडिया ओवरऑल मिलने वाला है कि एक्चुअल में कैसे आपके पेपर आ रहे हैं और क्या क्या सिनेरियो होने वाला है। तो मेरे भाई अगर नए हो तो बस क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सारी चीज़ें आपके पास अपडेट होती जाएगी। और भाई 95 से तो ऊपर की बात करना, नीचे की बात मत करना। तो मेरे भाई जैसे आप लोग बताएं कि हिस्ट्री का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हिस्ट्री 0 to 7 आपके कोड होंगे। ये आपके मिड टर्म के पेपर हैं जो कि आपके 3 घंटे का होगा, ये 80 मार्क्स का होगा। और सबसे बड़ी चीज पता है इसके अंदर में क्या है, ये आपके 34 क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके 34 क्वेश्चन जो कि ई सेक्शन तक है। ई में तो मैप आ जाएगा और यहाँ पे सेक्शन ए आपके 1 से लेके 21 आपके MCQ है और यहाँ पे ये 1 जो है आपके 21 MCQ हो गया। बी क्वेश्चन 22 से 27 तक आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके 3 मार्क्स कैरी करेंगे। उसके बाद जो सेक्शन सी है ये आपके 28 से 30 है जो कि ये क्वेश्चन नंबर ये 8 मार्क्स ईच है मेरे भाई। और इसके बाद डी है जो कि आपके 31 से 33 है, ये आपके सब क्वेश्चन होंगे जो कि 4 मार्क्स वाले हैं। लास्ट में आपके जाके ये जो 34 मैप बेस्ड होगा ये आपके 5 नंबर है। तो समझ लो इस तरह की सिनेरियो आपके मिड टर्म में हुबहू होने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज चेंजेस नहीं आई है। तो बस ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पेपर में किस तरीके का पेपर आया था। आप देख सकते हो कि ये जो खंड क है, मतलब कि आपके पास सेक्शन ए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है और ऑब्जेक्टिव आपको भाई जिस तरीके से कल भी आपने देखा कि पहला ही क्वेश्चन आपके जो डे 3 का लाइव सेशन था जो कि आपके हड़प्पा सभ्यता वाले में से, वहाँ पे आपके लास्ट में जितने भी कल 50 से लेके 70 तक क्वेश्चन हुआ है डे 3 में, उससे बाहर आपका MCQ नहीं होगा। तो डोंट फॉरगेट मेरे भाई, उसको आप जरूर वॉच करो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो किस हड़प्पा स्थल से पुरातात्विक मिट्टी से बने हल के रूप मिले थे। आप सबको बताया कि आंसर इसका क्या था, बनावली हरियाणा से। ये पॉइंट आपके बहुत जितने भी MCQ करवा दिया जाए आपके वहाँ से आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कुषाण वंश के विषय में नहीं है। तो मतलब आपको क्या होना चाहिए, इनके स्टेप पता होना चाहिए और ये किससे होगा, ये आपके रीडिंग मोड से होगा। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। उसके बाद आपके निम्नलिखित में से ये मृच्छकटितम नाटक के लेखक कौन थे, आप सबको पता होगा। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज एक बार आप लोग इसका कमेंट करके बताओ मृच्छकटितम मतलब किसने लिखी थी। और ये आप लोग जानते हो कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर में ये क्या था, कौन सा महल था। और उस महल में मैं इतना बता दूं कितने 60 क्या थे महल बने थे वहां पे। महानबी से आंसर आता है जो आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई, समझे मेरे भाई। उसके बाद में आपके सामने अगेन आपके पास क्वेश्चंस बहुत इजी आ रखे हैं यहाँ पे। कृष्णदेव राय के अमूल मकदम जो नामक है, अमूल मकदम किस भाषा में है आप सबको पता होना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल जो थे आपके, इन्होंने कब सिंधु घाटी नवीन की खोज की थी। उसके बाद दासों की स्थिति के संबंध इब्न तूता ने, आप जानते हो भाई इब्न तूता बहुत ही बड़ा फिलोसफर था। कम से कम आपको बताऊं कि कितने पेजेस उसने लिखी थी, उसकी जो पेज थी वो कितने ग्रंथ मतलब कितने पेज में लिखे थे, 70 में 80 अध्याय लिखा था। मतलब उसने क्या तो पार्ट में, ये बताओ आप लोग यहाँ पे 75, इनमें आप सबको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि डेप्थ वाले ही MCQ आ रहे हैं और MCQ आपके बहुत सारे आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। तो इससे पहले भी आपको सामने बहुत सारा मैंने बता चुका कि भाई चैप्टर 1 से जो हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गया, वेरी शॉर्ट, जो भी चीज है 4 नंबर 8 नंबर वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड है, जाके चेकआउट करो। उसी तरह के पेपर आएंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके की मैचिंग वाला भी आएगा। अब मैचिंग वाला भी कब आ पाएगा, जब आपने इसको याद किया होगा। तो मेरे भाई क्यों सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखो 13 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
मगध की राजधानी क्या थी? आधुनिक बिहार के राजगिरी का नाम प्राकृत नाम क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाते थे? ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। समझे भाई, ये सारी चीजें हो गई। फिर आपके साथ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मैच करना। कैपिटल ऑफ मगध इन 4th सेंचुरी क्या कहते थे? प्राकृत नेम ऑफ द प्रेजेंटेड बाय द राजगीर इन बिहार। ये सारे एमसीक्यू मैं आपको धीरे धीरे भाई मतलब कि बताऊं, एमसीक्यू आपको एनसीईआरटी पढ़ना है उससे ही आएगा। अगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत है आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस आपने जितने लाइव हुए उतने आप अटेम्प्ट कर लो, उतने आपके एमसीक्यू उन चैप्टर से कभी गलत नहीं होगा। देखो, पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ अरबी भाषा में यूक्लिड कार्यों के संस्कृत के अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ये आपको भाई देखो, जैसे आप यहाँ पे ट्रैवलर्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, एमसीक्यू बहुत आसान से हैं। अगर आप एमसीक्यू पढ़ो तो बहुत इजी पड़ जाएगा। यहाँ तक आपके 21 एमसीक्यू खत्म होते हैं। समझे भाई। अब उसके बाद में सेक्शन बी जो है, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। लॉन्ग क्वेश्चंस ध्यान सुनो। सबसे पहला आपके मौर्य साम्राज्य से आ गया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में आपके पास ये भी पूछ रहे हैं कि ईसवी और ईसापूर्व शताब्दियों में अभिलेखों के माध्यम से भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, और स्पष्ट कीजिए कि इतिहासकारों के मत अनुसार शासक वर्ग के द्वारा भूमिदान क्यों किए जाते होंगे। तो आपको इस तरीके के ऑप्शंस, मतलब आप एक टॉपिक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक तरीके से मौर्य एम्पायर आता ही आता है मेरे भाई। तो ये आपके सामने डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्शंस द, ये मौर्य एम्पायर, ठीक है। ये मौर्य एम्पायर का एक टॉपिक आपके यहाँ मिड टर्म में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा। इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा दोस्त। उसके बाद अगला जो 23 क्वेश्चन है, सांची के उत्कीर्ण बौद्ध मूर्तियों का जीवन सीधी संबंधित नहीं थे, उसमें से लोक परंपराओं, आप जानते हो सांची की स्तूपा की बात करें, उसके अंदर जो बौद्ध की स्तूपा मिली थी, ठीक है। आप लोग बता सकते हो क्या, मतलब कि सांची के अंदर में जो सांची था हम्पी वाला, वहाँ पे उसकी सबसे पहले मतलब कि चित्र के हिसाब पे कौन से मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसको चित्र में वर्णन किया है ना भाई। यहाँ पे LM उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक भाई, समझे। चलो, इतिहासकार ने धार्मिक परंपरा के अनुसार पूर्ण निर्माण के लिए किन स्रोतों का उपयोग करते हैं? देखो, मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं है, हिंदू धर्म के वातावरण, मतलब आपको अपने हिसाब से स्पष्ट करनी सारी चीजें। फिर आपको भक्ति आंदोलन के ऊपर आ रखा है, फिर आपके पास यहाँ पे सती प्रथा के ऊपर आ रहा है, जो कि बर्नियर ने सारी चीजों को बताया था। भारतीय जाति व्यवस्था के संदर्भ में अल्बरूनी की समझ, मतलब जितने भी ट्रैवलर्स थे, चाहे इब्न तुता अल्बरूनी हो या फ्रांस बर्नियर हो, जो भी पर्सन थे, उन सबों ने जो अपने स्क्रिप्टिव में लिखा, अपनी किताबों में लिखा है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, मतलब कि मुगल एम्पायर, ये क्वेश्चन का नाम है, हिंदी में भी यही है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। वो किताब का राइटर कौन है? आप लोगों ने पढ़ा है तो बताओ। फिर आपके यहाँ पे दीर्घ क्वेश्चन 8 नंबर में आपके पास आ जाएंगे, मतलब गौ वाला, जो कि हड़प्पा सभ्यता में किए जाने प्रमुख शिल्पकार में कौन से थे, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त। ये भाई एमसीक्यू में भी डिफाइन किया गया है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों को वर्णित वर्गीकरण के आधार पर व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। यहाँ पे जीवन को जुड़े एक स्पष्ट व्याख्या कीजिए कि निम्न को पालन करने के लिए ब्राह्मण किन नीतियों का अपनाते थे। आप जानते हो ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे। आप भी जितने जाति सूफी संत वाले जितने भी चैप्टर हैं भाई सबको पढ़ो। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने बहुत जल्द आएगा। इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कि आपके प्रोड्यूसर हड़प्पन सिविलाइजेशन से यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, और हड़प्पन सिविलाइजेशन आपके एविडेंस जो सच स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे वहाँ पे मिले थे वो हो गया, और आपके भक्ति सूफी संत में ब्राह्मण्स के क्या क्या सिनेरियो थे एक वो पूछा गया है। उसके बाद में मेरे भाई आपके सामने यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में मंदिर की महत्वपूर्ण धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो आप लोग एक क्वेश्चन बहुत सीधा सा है कि जैसे आप लोग को पता है, सिंपल सी बात है, ये 1336 में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य बनता है, और 1565 में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। समझे, ये पॉइंट पता है क्या? आप लोग बता सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे और वो किस वंश से थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एमसीक्यू ऑलरेडी हो चुका है, जो एमसीक्यू आपके मिड टर्म में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो मेरे भाइयों जिन्होंने नहीं देखा है जाके चेकआउट कर लो, लेटेस्ट सारी चीजें अपलोड है आपके सामने। समझे भाई? तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताओ भाई, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। उसके बाद देखो लॉर्ड मैकेंजी कौन थे? आप लोग से ये मैंने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था। हम्पी के अंदर में जो माता थी
उनके ऊपर में आप जानते हो माता का क्या नाम था, हम्पी के अंदर जो चित्र के ऊपर से जो लास्ट गांव बचा था उसको उस माता के पंपा देवी के नाम पे ढूंढा गया था, जो कि आप जानते हैं लॉर्ड मैकेंजी इसके मतलब डायरेक्टर थे, इन्होंने सारी चीज़ों को पता लगाया था। उसके बाद आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, गुजरात के सुदर्शन झील आपके सामने ये सारा स्टेटमेंट होगा यहाँ पे। और स्टेटमेंट ये देखो कॉलिन मैकेंजी के बारे में पूछ रहा है भाई, यहाँ पे आपको बताना क्या है। और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर एम्पायर्स में जो रिलीजियस थे, जो भी टेम्पल्स थे, जो भी विजयनगर साम्राज्य के अंदर में मतलब कि वहाँ का कृष्णदेव राय हो गया, तुलुप से लेकर तुलुप वंश तक जो भी थे सारे आपके आ जाएंगे। और तुंगभद्रा से लेकर कृष्णा नदी सारे द्वाब तक आ जाएंगे भाई सारी चीज़ें। ये आपके सामने यहाँ पे एक घोड़े पर एक पैदल, मतलब ये आपके सोर्स बेस्ड है और सोर्स बेस्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे सारे आंसर देने हैं। और ये सोर्स बेस्ड ऐसे है कि मतलब लगेगा आपको कि भाई इसके आंसर होगा, नहीं मेरे दोस्त, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट दिया होगा। तो भाई हिस्ट्री का यही मतलब होता है कि इतना आपको सोर्स बेस्ड दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे जो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ना इन्होंने कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन जैसे लॉर्ड मैकेंजी, विजयनगर साम्राज्य हो गया और उसके बाद में क्या क्या था, हड़प्पा सभ्यता हो गया, इस तरह की चीजें सूफी संत, ये सब चीजें नहीं पूछी जाएगी। इसके अंदर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हो गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं मेरे भाई, आपके सामने लास्ट में आपके पास आ जाता है, ये तो आपके पास मतलब कि वो ऑप्शन आ जाएगा डी में, जो आपके 5 नंबर के मैप आएगा। एक तो विजयनगर दिखाना है, सांची का बौद्ध स्थल दिखाना है, फिर आपके यहाँ पे अशोक द्वारा निर्मित एक महाशिलालेख दिखाना है। समझे मेरे भाई? तो ये पॉइंट है। आप लोग बताओ कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले इंस्क्रिप्शन को किसने पढ़ा था? समझे भाई? ये कल एमसीक्यू में हो चुका है। तो आप लोग बताओ वेयर द गिरनार मतलब कि मेजर रॉक ऑफ द एडिक्ट कहाँ पे था? यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य 34 का पूछ रहा है भाई, 34 का ए भारत में दिए गए मानचित्र दिखाए, नाम लिखिए, विजयनगर, गिरनार, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है मेरे भाई। ये आपको पता है कि ये गुजरात आपके पास, ये आपके पाकिस्तान, और तो कुछ इसमें दिया नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी थे, सारी चीज़ें एक ओवरव्यू आपको पता चल गया। अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा भाई, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में चाहिए तो बस आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो आप लोग हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि इसका बड़ा कंफ्यूजन हो रहा भाई। समझे? हिंदी मीडियम के जो चैप्टर 1 है ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर उसे चेकआउट करो, उससे बाहर आपका पेपर नहीं होगा और आंसर उसी तरीके के लिखाना। और भाई जो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो प्लीज ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि लाइव सेशन चलते हैं, आपके उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्त? तो कोई दिक्कत परेशानी कमेंट कर बताना। अगर आप लोग मिड टर्म तो निकल गया, अगर आप फाइनल में अगर भाई आप अपने 90+ लाना चाहते हो तो भाई ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए 11-12 के लिए होता है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास होगा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। तो बस ये चीज़ बताऊंगा भाई, अगर आप जीवन में चाहते हो कि भाई 90-95 के ऊपर जाए, समझे, तो बस आप क्लास अटेंड कर सकते हो ऑफलाइन, बस सारी चीज़ें आपके सामने होगा। ठीक दोस्त? थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।